कैश फ्लो स्टेटमेंट मेनली हमको बताता है कि इनफ्लो क्या है कैश का और आउटफ्लो क्या है कैश का। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो का पता चलता है, इसको हम एनालाइज कर पाते हैं। कैश का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश और कैश इक्विवेलेंट से होता है, यानी कि कैश को तो हम कैश मानते ही हैं और कैश जैसे जो आइटम होते हैं हमारे पास, जो सिक्योरिटीज होती हैं कैश के इक्विवेलेंट, उनको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश ही माना जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट AS 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अनुसार बनाया जाता है और जो नया IFRS कन्वर्जेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनमें इंड AS 7 भी इससे रिलेटेड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है हिस्टोरिकल चेंजेज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हिस्टोरिकल चेंजेज मतलब चेंजेज इन द पास्ट। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो जनरली हम किसी साल की समाप्ति पर ये बनाते हैं और जो साल समाप्त हो चुका है उसके इनफ्लो और आउटफ्लो को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट AS 3 के अनुसार 3 एक्टिविटीज में बांटकर बनाया जाता है, यानी कि कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो मतलब कैश का आना और कैश का जाना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से कितना है, इन्वेस्टिंग की वजह से कितना है और फाइनेंसिंग की वजह से कितना है, यह तीनों में बांट करके एनालाइज किया जाता है। कैश और कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है? AS 3 के अनुसार कैश का मतलब कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट से है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब किसी बिजनेस के द्वारा बैंक में रखा गया पैसा जो कि करंट अकाउंट में हो, जिसको डिमांड करने पे कभी भी बैंक से निकाला जा सकता है, वो कैश कहलाता है। कैश इक्विवेलेंट में ऐसी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं जो शॉर्ट टर्म तो हैं ही और हाईली लिक्विड हैं और वो रेडिली कन्वर्टिबल होते हैं कैश में, यानी कि जब चाहें हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। और कैश के भी नोन अमाउंट ऑफ कैश में, मतलब हमें पहले ही पता हो कि कितना कैश मिल जाएगा तो उसमें रेडिली वो कन्वर्टिबल हो और जो कि हो सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेज इन वैल्यू, यानी कि वैल्यू में चेंज होने की संभावना बहुत ही कम हो, कोई रिस्क नहीं हो कि हमें पैसा निकालना है, जितना हमने जमा कर दिया तकरीबन उतना ही हमें मिल जाएगा, समय से मिल जाएगा। ऐसे कोई फिक्स पीरियड नहीं है, फिर भी जनरली 3 महीने के अंदर अंदर जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम कैश इक्विवेलेंट यानी कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट में मानते हैं। कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश फ्लो का मतलब है कैश का आना और कैश का जाना, कैश का इन और कैश का आउट। कैश का आना और कैश का जाना कब होता है? जब कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो कि उस ट्रांजैक्शन में एक आइटम कैश हो और दूसरा आइटम नॉन कैश हो, तभी कोई ट्रांजैक्शन कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकती है। किसी भी ट्रांजैक्शन की पहचान में कि वो कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि एक पार्ट उसका कैश हो और दूसरा नॉन कैश। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे आपने मशीन परचेज की और आपने कैश पेमेंट की, तो कैश आपका गया पेमेंट में और मशीन आई, तो जो मशीन है वो नॉन कैश है और जो कैश आपका गया वो कैश है, तो कुल मिलाकर के कैश कम हो गया। इससे कैश का फ्लो हो रहा है और कैश का भी ये आउटफ्लो है क्योंकि कैश बाहर जा रहा है। इसी तरीके से अगर आपने कुछ सामान बेच दिया हो, जब आप सेल करते हैं तो आपका जो सामान बाहर गया वो नॉन कैश है और जो कैश आपके पास आया वो कैश है। आपने शेयर इशू किए, शेयर आपके नॉन कैश हैं और शेयर इशू करने से जो कैश मिला वो कैश है, तो कैश फ्लो हो रहा है। कभी कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती है जिसमें दोनों आइटम कैश हों। अब दोनों आइटम कैश कब हो सकते हैं? अगर आपने कैश बैंक में जमा किया और बैंक के भी आप बैंक में अपने करंट अकाउंट में जमा किया, तो कैश का बैंक में जाना ये नॉन कैश होगा क्योंकि कैश भी कैश है और बैंक भी कैश है। आपके पास अगर कैश 10,000 है और बैंक में आपका 15,000 है, तो कुल मिलाकर के ये 25,000 रुपये आपका कैश है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार।
अब इस 10 और 15 को आपस में आप कितना भी लेन देन करिए, 5 यहाँ से घटाओगे यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, अल्टीमेट टोटल वो 25 ही रहेगा। तो अगर दोनों आइटम कैश हैं तो इसका मतलब नो फ्लो। ठीक वैसे ही अगर दोनों आइटम कभी नॉन कैश हों तो वो भी नो फ्लो हो जाता है। नॉन कैश कैसे होते हैं कि जैसे मान लो कंपनी ने शेयर इशू किए, और जो शेयर इशू किए तो शेयर इशू के बदले में कंपनी को प्लांट मिल गया, प्लांट या कोई मशीन या कोई नो हाउ टेक्निकल नॉलेज। तो शेयर और टेक्निकल नॉलेज दोनों ही कैश नहीं है, नॉन कैश आइटम है। किसी फिक्स्ड एसेट के बदले में डिवेंचर इशू कर देना, फिक्स्ड एसेट और डिवेंचर दोनों ही नॉन कैश हैं। तो जब दोनों नॉन कैश हों तब भी नो फ्लो होता है। अब इसके बाद जानते हैं कि कैश फ्लो ये हो गया। रिसीप्ट ऑफ कैश, जब कैश आएगा हमारे पास तो वो कैश का इनफ्लो होगा, और कैश में पेमेंट करेंगे कहीं तो वो कैश का आउटफ्लो होगा। और फिर से ध्यान रखें, कैश का मतलब यहाँ पे कैश भी है, कैश एट बैंक भी है, और वेरी शॉर्ट टर्म जो एसेट्स होती हैं वो भी है। कैश मैनेजमेंट एक टर्म है, कैश मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन कैश इक्विवेलेंट। अगर कभी एक्सेस कैश हो जाता है किसी संस्था के पास तो उसको वेरी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में लगा सकती है। वेरी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मनी मार्केट की ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिनकी कन्वर्टेबिलिटी बहुत फास्ट होती है बिना किसी रिस्क के, तो उनको भी हम कैश ही मानते हैं, और कैश इक्विवेलेंट का यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वो हिस्सा रहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम कैश फ्लो को 3 तरह की एक्टिविटीज में बांट करके कैश का फ्लो जानते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटीज में बांट करके हम कैश का इनफ्लो जानते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश का आना जाना हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना कैश का आना जाना हुआ, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना आना जाना हुआ। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था DSSSB जुलाई 2018 में। एज पर AS3 कैश फ्लो कैन बी क्लासिफाइड इनटू, AS3 के अनुसार कैश फ्लो क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट टॉपिक है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब इन तीनों एक्टिविटीज को एक एक करके समझेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसी बिजनेस की प्राइमरी या मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती हैं। मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का मतलब हो गया, अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर बेचना उसका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, फर्नीचर का बनाना और फर्नीचर का बेचना। तो जिसका जो बिजनेस है उस मेन बिजनेस में जो वो सप्लाई करता है, सेल करता है या गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनसे जो इनकम आती है और उस पे उस इनकम को लेने में जो खर्च हो जाता है वो सब उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की खूबी होती है कि ये रूटीन नेचर की होती हैं, बार बार होती हैं, बिजनेस के लिए नेसेसरी होती हैं, और हर बिजनेस के लिए ये काफी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज होती हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक संस्था की इंटरनल सोल्वेंसी लेवल को बताता है। इंटरनल सोल्वेंसी का मतलब हो गया कि यहाँ पे उस संस्था में इंटरनली जो कैश है वो सफिशिएंट है या नहीं है। कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो होता है उसमें ऑपरेटिंग के इनफ्लो में क्या क्या आता है। मेजर आइटम है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। अगर हमारा बिजनेस गुड्स बनाता है और बेचता है तो गुड्स का बनाना और बेचना ये कैश रिसीव्ड होगा हमारा कैश इनफ्लो। इसके बाद अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हमारा सर्विसेज प्रोवाइड करना और उनसे जो पैसा आएगा वो हमारा कैश इनफ्लो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। जनरली किसी बिजनेस के लिए रॉयल्टी रिसीव्ड होना, फीस प्राप्त करना, कमीशन प्राप्त करना और अन्य कोई रेवेन्यू जो इनके मुख्य बिजनेस से जुड़ी हो वो सब कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग के इनफ्लो माने जाते हैं। कैश आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, ऑपरेटिंग के जो आउटफ्लो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग के आउटफ्लो में कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिनसे हम गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं उनको कैश पेमेंट करना। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, हमारे एम्प्लॉइज की सैलरी, वेजेस या उनको जो भी हम पे करें काम करने के लिए वो भी आउटफ्लो ऑपरेटिंग का रहता है। कैश पेमेंट टू एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम एंड क्लेम्स
एनुटीज, अदर पॉलिसी बेनिफिट्स, ये भी ऑपरेटिंग का आउटफ्लो माना जाएगा। कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, अब यहाँ पे हालांकि एक बात है इनकम टैक्स की पेमेंट करना, जब तक ये पता नहीं हो कि ये टैक्स किस एक्टिविटी से रिलेटेड है तो उस टैक्स को हमेशा आउटफ्लो इसका ऑपरेटिंग का आउटफ्लो माना जाएगा। लेकिन अगर पता है कि ये टैक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है या फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो फिर इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में ही आएगा। कैश एडवांस या लोन मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, कुछ एंटरप्राइज फाइनेंशियल होते हैं जैसे बैंक या एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, ऐसी संस्थाएं अगर एडवांस लेती हैं या देती हैं, लोन लेती हैं या देती हैं, तो क्योंकि इनका मेन कारोबार यही होता है फाइनेंस का लेन देन करना, इसलिए ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल आ जाएंगे। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक जनरल रूल है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटी आती हैं जो बिजनेस की मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हैं। मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट होगी, कपड़े के बिजनेसमैन के लिए कपड़ा बेचना होगी, फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर बनाना और बेचना होगी। तो जैसा बिजनेस वैसी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब नेक्स्ट है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को AS3 में बताया गया है कि ऐसी एक्टिविटी जो रिलेटेड हो एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट इन अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा नहीं है, वैसे इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म एसेट्स इनका खरीदना और बेचना ये इन्वेस्टिंग में आ जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग का खरीदना बेचना, प्लांट का खरीदना बेचना, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। जो बेचना, जब हम इनको बेचेंगे तो कैश आएगा, वो इनफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। और अगर हम इन एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट को खरीदेंगे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो पैसा जाएगा यानी कि आउटफ्लो हो जाएगा कैश का। ट्रांजैक्शंस जिनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की होती हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है एनवीएस में, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी विल बी शोन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम। तो मशीनरी बेच करके जो कैश आएगा, अब ये इन्वेस्टिंग का हिस्सा होता है, फिक्स्ड एसेट है मशीनरी, तो इसका जो सही जवाब है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब AS3 के अनुसार ऐसी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में होंगी जिनका परिणाम चेंज इन साइज इन कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, ओनर की कैपिटल, इवन ओनर की कैपिटल ही नहीं, जो लोन कैपिटल है वो भी इसमें दिया हुआ है कि जो लोन है, डेट है, लॉन्ग टर्म डेट, इनमें अंतर आना, कम होना या ज्यादा होना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कम होना या ज्यादा होना का मतलब हो गया इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर या लोन लेना। तो ऐसा करने से, इशू करने से कैश आता है तो वो फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो जाएगा। और इनकी रीपेमेंट करना, शेयर्स का बाईबैक करना, डिवेंचर्स को रिडीम करना, लोन की रीपेमेंट करना, ऐसा करने से आउटफ्लो हो जाएगा फाइनेंसिंग का। और शेयर्स पे डिविडेंड देना, पे करना, और डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देना या लोन पे इंटरेस्ट देना, ये भी आउटफ्लो होता है फाइनेंसिंग का ही। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आया हुआ है एनवीएस में, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का इश्यू क्या होगा? तो प्रेफरेंस शेयर अभी देखा हमने, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और कैश फ्लो का भी ये इनफ्लो होगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने से कैश आएगा। तो ये मेजर जो आइटम्स थे, अक्सर जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको केवल इसमें कवर करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर एक फॉर्मेट हम देखें तो ये बनता कैसे है, 3 तरह की एक्टिविटीज में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आ गया। मान लो हमने सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग अलग चेक कर ली और हमें पता चला कि सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कुल मिलाकर के मान लीजिए 10,000 का इनफ्लो हुआ। इनफ्लो को पॉजिटिव दिखाते हैं, आउटफ्लो हो जाए तो नेगेटिव होता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग मान लो नेगेटिव हो गया 5,000 का, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्च कर दिया, कोई फिक्स्ड एसेट खरीद ली। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मान लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी हमने आउटफ्लो कर दिया,
हमने रीपेमेंट कर दिया कोई लोन वगैरह 4,000 रुपये का, तो इस तरीके से कुल मिला करके 10,000 हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो हुआ, कैश आया, और इन दोनों में ये कैश लॉस्ट हुआ, कैश गया। जब इन माइनस को इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 1,000 रुपये पॉजिटिव बचेगा। पॉजिटिव जब बचेगा, प्लस वाला ज्यादा होगा तो उसका मतलब नेट इंक्रीज हो रहा है, अगर नेगेटिव वाला ज्यादा हो जाता तो डिक्रीज हो जाता इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कुल मिलाकर के मान लो अगर ऐसी एक्टिविटी हुई हो तो हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि 1,000 रुपये का हमारा कैश बढ़ा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम अपना बिगिनिंग का देखते हैं, साल के शुरू में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था। हमने चेक किया कि हमारी बुक्स में साल के शुरू में 2,000 कैश और कैश इक्विवेलेंट था, कैश, बैंक या शॉर्ट टर्म एसेट सब मिला करके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। टोटल 3,000 रुपये जो क्लोजिंग है, तो ये तय हो गया है कि वाकई में ये 1,000 का इनफ्लो था, हमारी कैलकुलेशन सही है। पहले 2,000 था, 1,000 ये करंट ईयर का इनफ्लो हो गया, नेट इनफ्लो, और इस तरह 3,000 क्लोजिंग में हमारा कैश हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन इसी टाइप का एनवीएस में पूछा गया, व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है, इट इज सुपीरियर टू इनकम स्टेटमेंट। देखिए, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों अलग अलग पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका पर्पज ही अलग अलग है। ये फाइनेंशियल पोजीशन, ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये प्रॉफिट को बताता है, पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के फ्लो को बताता है। तो इनकी कोई तुलना नहीं है आपस में, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, कोई इनमें से बढ़िया या कम बढ़िया नहीं है। बाकी तीनों स्टेटमेंट कैश फ्लो के बारे में सही है। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश। अभी हमने देखा कि ये अलग अलग सोर्सेज और एप्लीकेशंस को बताता है हमें, कैश का सोर्स क्या है, कहाँ से आया और यूज कहाँ हुआ, अप्लाई कहाँ हुआ कैश। इट हेल्प्स टू नो लिक्विडिटी पोजीशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें कैश पोजीशन पता चलती है, और कैश, किसी बिजनेस की जो कैश पोजीशन है वही लिक्विडिटी पोजीशन भी कहलाती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू पे करने की क्षमता। इट इग्नोर्स एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है। ये बात सही है, क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनता है कैश फ्लो। इसमें जो कैश ट्रांजैक्शन है केवल वही रिकॉर्ड होती हैं, उधार की कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आती है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट को ये इग्नोर करता है। नेक्स्ट है, अब ऐसे अकाउंटिंग में इससे रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अकाउंटिंग में क्यों ऐसे जनरल होता है कि भाई एक्रूअल कॉन्सेप्ट का हमको पालन करना चाहिए, ये जनरल बात है, लेकिन स्पेसिफिक केस हो गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हम कैश बेसिस पे नहीं बनाएंगे तो हमारा पर्पज ही पूरा नहीं होगा, इसलिए हमें इसका वायोलेशन करना ही पड़ेगा, और तब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बेटर बना पाएंगे। अब क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा करने से ज्यादा व्यवहारिक बनता है जब हम कैश बेसिस पे बनाते हैं, इसलिए हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट का वायोलेशन यहाँ पे करते हैं और कैश बेसिस पे बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड एक आइटम, क्योंकि इसका स्पेसिफिक टाइप से ट्रीटमेंट होने लगा है, इसलिए इसको बता रहे हैं। पहले इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग से था, लेकिन AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के अनुसार प्रपोज डिविडेंड को, अब जो नए प्रोविजंस हैं उनके अनुसार प्रपोज डिविडेंड दिखाया जाएगा नोट्स टू अकाउंट में एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। कहने का मतलब ये है, अगर कोई कंपनी अपनी जब बैलेंस शीट बनाती है साल के लास्ट में, और कंपनी ने साल के लास्ट में उस साल का कोई डिविडेंड प्रपोज किया डायरेक्टर्स ने, तो जो डिविडेंड प्रपोज किया जाता है वो अभी प्रपोज है, उस पर फाइनल मोहर लगनी बाकी है। तो क्योंकि वो प्रपोज है और शेयर होल्डर्स की मीटिंग में उस पर मोहर लगेगी, तो जब तक शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं हो जाती है तब तक ये प्रपोज ही रहेगा। ये तय नहीं है कि इतना डिविडेंड दिया ही जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स मीटिंग में इसको कम भी करवा सकते हैं। शेयर होल्डर बढ़वा नहीं सकते हैं इसको डिविडेंड को कभी भी, डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन कम करवा सकते हैं। तो तब जब तक इस पर फाइनल अनुमति नहीं मिलेगी शेयर होल्डर मीटिंग में, तब तक ये एक प्रोविजन है जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि इतना दिया ही जाएगा। इसलिए जो प्रपोज डिविडेंड है उसको एक कंटिंजेंट लायबिलिटी माना जाता है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी के नाते ये अकाउंट्स का हिस्सा नहीं बनता है। तो करंट ईयर का जितना भी प्रोविजन है उसका कहीं कोई बुक्स में ट्रीटमेंट नहीं होता है, न बैलेंस शीट में,
ना P&L में, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसका कोई यूज नहीं रहता है। लेकिन जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है, अब पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड था तो वो जाहिर सी बात है कि इस साल उसका कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। अगर इसके बारे में कोई विशेष इंफॉर्मेशन कहीं दी है कि पिछले साल के प्रोविजन का क्या किया तो अकॉर्डिंगली करता है ट्रीटमेंट, और अगर कुछ नहीं दिया तो ये मान लिया जाता है कि पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड जो था वो इस साल पे कर दिया होगा, इस साल पे भी किया गया होगा और इस साल के प्रॉफिट में से उसको घटाया भी होगा। तो जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड होता है उसका ट्रीटमेंट कैश फ्लो में करते हैं करंट ईयर में। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को एक बार तो नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए, और दूसरी बार उसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में माइनस करते हैं क्योंकि उससे कैश का आउटफ्लो हुआ है। नेक्स्ट है एसर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश का फ्लो निकालने के लिए दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसमें डायरेक्टली सीधे सीधे देख लिया जाता है कैश की रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से और कैश की पेमेंट। डायरेक्ट सेल से कितना कैश आया, डेटर से कितना कलेक्शन हुआ, वो टोटल इनफ्लो हो गया, और उसमें से पेमेंट सैलरीज में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कितना गया, सैलरी वेजेस में, रॉ मटेरियल खरीदने में कितना गया, बाकी जितने भी डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होंगे ऑपरेटिंग के उन सबको माइनस कर लिया जाता है। बाद में टैक्स जितना पे किया घटा दिया जाता है और हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो पता चल जाता है, इनफ्लो या आउटफ्लो। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट तरीके से निकाला जाता है। हम नेट प्रॉफिट लेते हैं या नेट लॉस और उसमें उन आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग हैं लेकिन वो प्रॉफिट में जुड़ चुके हैं या घट चुके हैं। अगर जुड़ चुके हैं तो घटा देंगे और घट चुके हैं तो जोड़ देंगे। जैसे कि कुछ नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्सेस, ये सब एड बैक हो जाते हैं क्योंकि ये घट चुके होते हैं प्रॉफिट में से। सभी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इनकम, क्योंकि इनकम है, अब ये इन्वेस्टिंग की या फाइनेंसिंग की इनकम जनरली हम नेट प्रॉफिट जब निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वहां पे उसको जोड़ देते हैं और नेट प्रॉफिट बढ़ा रहता है इनसे। लेकिन चूंकि ये इन्वेस्टिंग की और फाइनेंसिंग की है, ऑपरेटिंग की नहीं है, और हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में ऑपरेटिंग का जो इनकम है उससे मतलब रखते हैं, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को डिडक्ट कर दिया जाता है। इनके बाद में जब एक्सपेंसेस और इनकम को एडजस्ट कर लेते हैं तब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल चेंजेस नाम से एडजस्ट करते हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट इसको एड अप कर दिया जाता है। इसका ये फॉर्मेट है, इससे अलग से बाद में बता देंगे। ये टॉपिक पूरा करके ना लास्ट में अभी याद दिला देना, जब मैं बोलूंगा ये सारा टॉपिक खत्म करने के बाद तो समझा देंगे, ठीक। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूं मैं। अभी प्रपोज डिविडेंड वो बता दूंगा, वो अलग से मैटर है एक, इसलिए अलग से समझा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से जब बनाते हैं तो उसमें हम इनडायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो जानते हैं। दरअसल इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट लेके चलते हैं। अब नेट प्रॉफिट हम जानते हैं कि P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट बनता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, एक्रूअल बेसिस पे, यानी कि कैश बेसिस पे नहीं बनता, और कैश फ्लो कैश बेसिस पे बनता है। तो इस कारण से हमें नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं ताकि हम उसको कैश बना सकें। एडजस्टमेंट मतलब जो नॉन कैश आइटम वहां पे घट गए थे उनको हमें जोड़ना है, और जो नॉन कैश आइटम वहां पे जुड़ गए थे उनको हमें लेस करना है, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्रूअल और कैश का तो रहता ही अंतर। दूसरा, नेट प्रॉफिट में जो प्रॉफिट निकाला जाता है उसमें चाहे इन्वेस्टिंग का खर्चा हो, चाहे कोई फाइनेंस का खर्चा हो या इनकम हो, सब शामिल रहते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में हमें कैश फ्लो तो चाहिए और वो भी केवल ऑपरेटिंग का चाहिए अभी। तो जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग जो होते हैं उनको भी एडजस्ट करना होता है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब हो गया जो या तो इन्वेस्टिंग के खर्चे हैं या इन्वेस्टिंग की इनकम है, या फाइनेंसिंग के खर्चे हैं या फाइनेंसिंग की इनकम है, तो उनको भी एड बैक और लेस बैक करते हैं। मैं एक एक आइटम यहाँ पे बताता हूँ क्यों एड लेस कर रहे हैं। ये प्रॉफिट आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुसार, उसको हम
सही कर रहे हैं, सही मतलब हम उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकाल रहे हैं, तो ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में घटा हुआ है, जबकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है, इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ जो है, गुडविल रिटर्न ऑफ ये एक नॉन कैश लॉस है, इसलिए इसको भी ऐड कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट जो पे किया जाता है, वो इंटरेस्ट अगर हमने लोन पे या डिवेंचर्स पे किसी पे भी दिया है, तो इसका मतलब होता है कि ये फाइनेंसिंग का खर्चा है, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग हो गया, इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य ऐसे जितने भी आइटम होंगे वो सब ऐड होंगे। ठीक लेस में भी हम वैसे ही करते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड का प्राप्त होना इन्वेस्टिंग का इनफ्लो होता है, मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग इनफ्लो है, इसलिए इसको यहां से हटा रहे हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट जब P&L हम बनाते हैं तो उसमें जोड़ लेते हैं ऐसी इनकम को भी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेचने पे कोई प्रॉफिट हुआ तो वो इन्वेस्टिंग का है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, इसलिए उसको भी हम नॉन ऑपरेटिंग का मान करके माइनस कर रहे हैं। ऐसा करने से हमने जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम थे वो एड बैक और लेस बैक कर दिए, और हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था वो कुछ सुधार करके ऑपरेटिंग का प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग का प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन ये अभी ऑपरेटिंग कैश नहीं बना पूरी तरह से। उसका कारण है क्योंकि वर्किंग कैपिटल चेंजेज अभी बचे हुए हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेज क्या होते हैं, ये ना तो खर्चे होते हैं ना इनकम होते हैं, इस कारण से ये प्रॉफिट में तो है नहीं कहीं, बट ये ऑपरेटिंग के कैश फ्लो होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे डेटर से हमने कैश वसूल किया 10,000, तो डेटर जो था वो नॉन कैश आइटम है, और कैश हमारे पास जो आया वो कैश आइटम है, तो कैश का तो इनफ्लो हो गया, और डेटर से कैश वसूल करना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग का कैश फ्लो है। लेकिन जब हमने प्रॉफिट को कलेक्ट किया तो अभी तक ये कहीं आया नहीं। इस कारण से जितने भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो होते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़ करके, उनमें जितने भी मूवमेंट हैं उनमें से कैश इनफ्लो को जानने के लिए हम इनको एडजस्ट करते हैं। तो इसमें ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर किसी करंट एसेट में डिक्रीज हो गई है, जैसे डेटर कम हो गए आपके, डेटर कम होने का मतलब है कि आपने डेटर से कैश वसूल किया तो कैश बढ़ा, यानी कि आपका कैश का इनफ्लो हुआ, तो इसको ऐड करते हैं। ठीक वैसे ही करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने को भी ऐड करते हैं। करंट लायबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ी तो आपको उनसे कुछ मिला, इसलिए आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ी, इसलिए इसको ऐड कर देंगे। लेस, अब इसका रिवर्स हो जाएगा। करंट एसेट अगर इंक्रीज हो गई है तो आपने कोई करंट एसेट कहीं से खरीदी होगी, कैश दिया होगा, तो कैश गया यानी कि आउटफ्लो हो गया, लेस हो गया। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर हो रहा है, करंट लायबिलिटी घट रही है, तो मान लो आपके बिल्स पेबल थे, आपने उनको पेमेंट कर दिया, तो बिल्स पेबल तो घट गए, करंट लायबिलिटी तो घट गई, लेकिन आपने पेमेंट किया तो कैश आपके पास चला गया होगा, तो इसलिए वो आउटफ्लो हो गया और लेस हो जाएगा। इस तरीके से अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे आ गए, जो कि बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है अभी तक, क्योंकि टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का ही प्रॉफिट हम लेके चले थे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो अभी भी ये उनसे पहले का है। अब इनको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेड को लेस कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट अगर कोई है तो उसको भी लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे इनकम टैक्स के रिफंड को, और ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिसीप्ट है उसको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट या रिसीप्ट ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कहा जाता है जो बिजनेस में रूटीन नहीं है, बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट है। जैसे हमारे बिजनेस को कहीं से कोई प्राइज मिल गया 10 लाख का, हमारे बिजनेस को कोई ऐसी आमदनी हो गई, सरकार से ग्रांट मिल गई जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके अलावा अन्य कोई भी एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, भूकंप से कोई नुकसान हुआ उसके बदले में हमको कहीं से राहत मिल गई, या हम कहीं कहीं हम कोर्ट में केस हार गए, तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीप्ट और पेमेंट होते हैं, इनको एडजस्ट कर लेते हैं। फाइनली हमारे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट और रिसीप्ट यहाँ पे क्यों आ जाते हैं, इसका मैं एक कारण बताता हूँ। AS3 में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि ऐसी एक्टिविटी जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग है वो तो ऑपरेटिंग है ही है, इसके अलावा जो ना इन्वेस्टिंग है और ना फाइनेंसिंग है वो भी हमेशा ऑपरेटिंग ही मानी जाएगी। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ था एग्जाम में, के लिमिटेड ने
प्रॉफिट अर्न किया 2 लाख का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000, यानी कि ये नेट प्रॉफिट दे रखा है। और जानकारी दी है डेप्रिसिएशन है 20,000 का। फिर जानकारी दी है ट्रांसफर है 40,000 का जनरल रिजर्व में, यानी कि नॉन कैश मूवमेंट है ये। गुडविल एमोर्टाइज यानी कि गुडविल रिटर्न ऑफ हुई 14,000, ये भी नॉन कैश आइटम है। उनके पास नेट इंक्रीज था वर्किंग कैपिटल में 6,000 की, वर्किंग कैपिटल उनकी बढ़ी हुई है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो ये इसको निकालने का तरीका जैसा हमने अभी ऊपर देखा था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट 2 लाख, ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन, वही फॉर्मेट, ऐड कर दिया जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व हालांकि यहाँ से पहले का आइटम होता है, लेकिन कैलकुलेशन में ये यहाँ पे भी हो जाता है, ये भी एक नॉन कैश मूवमेंट आप मानते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड कर दिया, टोटल बन गया जितना इनका यहाँ तक का, ये 24674 यहाँ पे हुआ पड़ा है कैलकुलेशन में। इसको हम यहाँ फिर लेस कर दिया नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का जो नेट इंक्रीज है वो लेस हो जाएगा। आप वर्किंग कैपिटल को यहाँ पे सिंपल मानने के लिए करंट असेट मान सकते हो, करंट असेट का इंक्रीज लेस हो जाएगा 6,000। तो हमारे पास ये नेट निकल करके आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,68,000। अब आ जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट भी कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा ही होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का फ्लो देखते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का फ्लो देखते हैं। फंड जो होता है वो कैश से एक वाइड कॉन्सेप्ट है, कैश से लार्जर कॉन्सेप्ट है। कैश में केवल कैश रहता है और फंड में पूरी वर्किंग कैपिटल रहती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कि संस्था की जो वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी है, उसमें क्या अंतर आया। वर्किंग कैपिटल का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि संस्था के पास काम करने के लिए जो कैपिटल मौजूद रहती है, यानी कि जो हमारे पास करंट असेट हमेशा अवेलेबल रहती हैं। इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोल सकते हैं, इसको समरी ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस भी बोल दिया जाता है। इसके अलावा वेयर गॉट एंड वेयर गोन स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल भी इसी को कहते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मतलब होता है फॉर पर्पज ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के पर्पज में फंड का मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को ही फंड कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल के दो कॉन्सेप्ट हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो हमारे पास टोटल करंट असेट हैं। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है और मेरे पास कैश, स्टॉक, मेरे डेटर्स, कैश एट बैंक मिला करके 50,000 हैं, तो मैं कहूँगा कि 50,000 मेरे पास ऐसा पैसा है जो वर्किंग के लिए उपलब्ध है, कभी भी पेमेंट कर सकता हूँ मैं, ये पैसा करंट में रहता है मेरे पास। लेकिन ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि वाकई में मेरे पास पेमेंट के लिए कितना मौजूद रहता है, तो करंट लायबिलिटी इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट लायबिलिटी जैसे मेरी करंट एसेट है, कभी भी मेरे को पैसा उनसे मिल जाता है, ठीक वैसे मेरी करंट लायबिलिटी है, वो कभी भी पैसा मांग सकती है मुझसे। तो वास्तव में जो शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है, जिसके ऊपर मैं गेम खेल सकता हूँ, वो करंट असेट में से करंट लायबिलिटी घटाने के बाद आएगी। जैसे मेरी करंट असेट मैंने टोटल करी, टोटल 50,000 है, और पता चला कि मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000 का, तो मैं कहूँगा वो तो मेरे को जल्दी ही देना पड़ेगा। तो वास्तव में जो बचा हुआ 40,000 है वही मेरी नेट वर्किंग कैपिटल है, और नेट वर्किंग कैपिटल को ही फंड कहा जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। फ्लो ऑफ फंड का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ फंड का मतलब हो गया फंड का आना और फंड का जाना, या इसको हम वर्किंग कैपिटल का बढ़ना और वर्किंग कैपिटल का घटना भी कह सकते हैं, तो एक ही बात है। फ्लो ऑफ फंड कब होगा? जैसे कैश फ्लो में हमने जाना था कि कैश का फ्लो कब होगा, वैसे ही फंड का फ्लो कब होगा। फंड का फ्लो तब होगा जब एक आइटम करंट होगा और दूसरा आइटम नॉन करंट होगा। अब ये करंट असेट भी हो सकता है, करंट लायबिलिटी भी हो सकता है, नॉन करंट असेट भी हो सकता है, नॉन करंट लायबिलिटी भी हो सकता है। इसके कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे फिक्स्ड असेट परचेज की, फिक्स्ड असेट नॉन करंट है, और परचेज करने में अगर हमने कैश पेमेंट की है तो जो कैश गया वो करंट आइटम है, तो ये फंड का फ्लो हुआ। अब है नो फ्लो ऑफ फंड। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनसे फ्लो का फंड का फ्लो नहीं होगा। कब नहीं होगा?
अगर दोनों करंट आइटम है, चाहे वो एसेट हो या लायबिलिटी हो, कोई भी हो, अगर वो दोनों करंट है, जैसा इनका एक एग्जांपल हमने रखा है कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन कैश, क्रेडिटर को हमने कैश में पेमेंट कर दी, तो जो कैश है वो भी करंट है और जो क्रेडिटर है वो भी करंट है। इन दोनों में आपस में ट्रांजैक्शन होने से फंड में कोई अंतर नहीं आएगा। कैश फ्लो में अंतर आ सकता था, कैश के समय की बात है वो, लेकिन फंड में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको चेक करके देख सकते हैं। जैसे मान लो 1 लाख कैश है मेरे पास, मैंने 10,000 के क्रेडिटर थे मेरे, उनको पे कर दिया, तो जब मैं पे नहीं कर रहा था तब अगर मैं वर्किंग कैपिटल निकालता तो कैश 1 लाख में से क्रेडिटर 10,000 घटाता तो 90,000 आते। अगर मैंने अपने कैश 1 लाख में से 10,000 के क्रेडिटर पे कर दिए तो क्रेडिटर 0 हो गए और मेरा कैश भी 1 लाख से 90,000 हो गया, तो अभी भी मेरी वर्किंग कैपिटल 90,000 ही है, पहले भी 90,000 थी। फिर से कैलकुलेट करके देख लें आराम से एग्जाम्पल लेकर के। अगर दोनों नॉन करंट आइटम है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या फिक्स्ड लायबिलिटी हो, अगर दोनों आपस में नॉन करंट है किसी ट्रांजेक्शन में, तब भी कोई फंड का फ्लो नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है बिल्डिंग परचेज की और पेमेंट डिवेंचर से कर दी, कोई फ्लो नहीं होगा फंड का, दोनों ही नॉन करंट है, यानी कि किसी भी करंट एसेट पे या करंट लायबिलिटी पे कहीं कोई अंतर पड़ नहीं रहा है। बिल्डिंग परचेज और पेमेंट शेयर से कर दी, बिल्डिंग खरीदी और शेयर में पेमेंट कर दी, दोनों ही नॉन करंट आइटम है, कहीं फंड पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, तो नो फ्लो होगा। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, एक्वायरिंग ए मशीनरी फॉर लॉन्ग टर्म यूज बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग विल रिजल्ट इन डैश इन ए फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक मशीनरी खरीदना बेच करके बिल्डिंग को, यानी कि मशीनरी खरीदी और बिल्डिंग बेच दी, दोनों ही ये नॉन कैश हैं, नॉन करंट हैं, दोनों ही नॉन करंट हैं, तो इसलिए नो फ्लो ऑफ फंड होगा, कोई फंड का फ्लो नहीं होगा। अब जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल बनाया जाता है, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल का चेंज है उसको बनाते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाए वर्किंग कैपिटल का कितना बढ़ना या घटना हुआ है, क्योंकि फंड भी वर्किंग कैपिटल ही होता है। शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल तैयार करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट से पहले। इसको तैयार करने का तरीका है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की 2 पीरियड की लेते हैं और उनकी तुलना करते हैं। रूल है शेड्यूल को प्रिपेयर करने का, इंक्रीज इन ए करंट एसेट का बढ़ना फंड का बढ़ना होगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल का बढ़ना होगा। देखिए करंट एसेट अगर बढ़ी तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होती हैं। अगर मान लो किसी बिजनेस की करंट लायबिलिटी 0 है तो केवल करंट एसेट ही वर्किंग कैपिटल बन जाएंगी। करंट एसेट जब बढ़ेंगी तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, करंट एसेट घटेगी तो वर्किंग कैपिटल घट रही है। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो ये हमारी करंट एसेट को कम कर देगी, यानी कि वर्किंग कैपिटल को कम कर देगी। तो करंट एसेट का इंक्रीज होना वर्किंग कैपिटल को कम करेगा और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज होना वर्किंग कैपिटल को कम करेगा और करंट लायबिलिटी का डिक्रीज होना वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगा। शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल का तरीका है, जैसे करंट एसेट लिखे, ईयर लिखते हैं, प्रीवियस और करंट, और इंक्रीज और डिक्रीज। इसको मैं एक एग्जांपल लेके खाली कराता हूं। मान लो हमारे 2019 में जो करंट एसेट थे वो 1 लाख थे और 2020 में हमारे करंट एसेट मान लो बढ़कर के 2 लाख हो जाते हैं। अगर केवल इतनी सी कहानी है तो इसको मैं बोलूंगा कि 1 लाख से इंक्रीज हो गया हमारा करंट एसेट। मान लो करंट लायबिलिटी है नहीं तो कुल मिलाकर के इंक्रीज हो गया, वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। ये एक एग्जांपल है। बाकी पूरा इसको जाने तो इसको भी कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी, मान लो करंट लायबिलिटी हमारी ये पहले थी 20,000 कुल मिलाकर के, और इनमें कुछ चेंज हो गया साल के दौरान और ये बढ़ गई 30,000, बढ़ा हुआ एक आइटम में लिख देता हूं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो करंट लायबिलिटी बढ़ी है, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ी है तो हमारे करंट एसेट पे वेट बढ़ जाएगा और कुल मिलाकर के जो वर्किंग कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगा। करंट लायबिलिटी बढ़ने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो गया। अब जब इनका नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालेंगे तो वर्किंग कैपिटल साल में इंक्रीज हुआ 1 लाख और उधर डिक्रीज हो गया 10,000 से, तो कुल मिलाकर के 90,000 का इंक्रीज रहा हमारा वर्किंग कैपिटल का।
इस तरीके से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स में देख सकते हैं, खाली मैंने 2 एग्जांपल बताए। Which of the following rules stand true while preparing schedule of changes in working capital? तो ये जो रूल्स थे अभी उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो अभी लिखे थे उन्हीं को देख कर। इसमें गिवन जो क्वेश्चन था इसके स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे तो ये इसमें बताया है, ए और सी सही है, इनको पढ़ देते हैं एक दफे। इंक्रीज इन करंट एसेट वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही है। और जो सी है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल को डिक्रीज करेगा, ये भी दोनों सही है, तो ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, ये बहुत आसान है बनाना। जब प्रिपेयर करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं। क्यों करते हैं? जैसे आपको ध्यान होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय कैश को इग्नोर कर देते हैं, केवल कैश का बढ़ना घटना देखते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट उसमें बीच में अंदर कहीं नहीं आता है, लास्ट में देखते हैं। ठीक वैसे ही वर्किंग कैपिटल का बढ़ना और घटना इसमें पूरे में नहीं आएगा, लास्ट में लिखा जाएगा खाली एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। अटेंशन इज टू बी गिवन टू चेंज इन फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड लायबिलिटी। हम जो ध्यान इसमें देते हैं केवल फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड लायबिलिटी के घटने बढ़ने पे देते हैं। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक कॉमन फॉर्मेट है। सोर्सेज ऑफ फंड, फंड कहाँ से आते हैं? तो इश्यू ऑफ शेयर से फंड आएंगे, इश्यू ऑफ डिवेंचर से फंड आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से फंड आएंगे, फिक्स्ड एसेट बेचने से फंड आएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर होगा तो उससे भी फंड आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वैसे ही निकालते हैं जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में निकाल रहे थे ऑपरेटिंग का कैश फ्लो। ये नेट प्रॉफिट से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैश फ्लो में जैसा निकाल रहे थे वैसे ही फंड फ्लो में भी निकलता, वही तरीका है। एडजस्ट करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को। तो ये इनफ्लो हो गए। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कि यूज ऑफ फंड। प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए तो फंड जाएगा, डिवेंचर रिडीम करेंगे तो फंड जाएगा, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग करेंगे तो फंड जाएगा। कैश फंड का हिस्सा होता है, हमेशा ध्यान रखें। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फंड जाएगा परचेज करने में, ऑपरेटिंग लॉस होगा तो फंड में कमी हो जाएगी, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड या टैक्स करने में भी फंड जाएगा। तो ये फंड के यूज हैं। अब रह गया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। दरअसल ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ इस चीज को। मान लो हमारी संस्था ने इस साल, एक एजम्पशन लेते हैं छोटा बनाने के लिए क्वेश्चन को, केवल पूरे साल हमारी संस्था ने कोई सेल नहीं किया, कोई परचेज नहीं किया, इस साल कुछ भी नहीं हुआ, हम कोई किसी काम में लगे हुए थे जिसमें इंटरनल खाली डेवलपमेंट का काम चल रहा था, कोई खर्च नहीं, कोई पैसा नहीं आया ना गया। साल में संस्था ने केवल 1 लाख के शेयर इशू किए, मान लो केवल इतना हुआ हो, तो देखो इसका फर्क देखो, पहचान करके देखना कि अगर मान लो हमारी संस्था ने केवल शेयर ही इशू किए इस साल, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये सोर्स ऑफ फंड हुआ, फंड आया होगा हमारे पास 1 लाख का, केवल शेयर इशू हुए तो और कहीं कुछ नहीं हुआ। अब इसको मैं ले जाता हूं वर्किंग कैपिटल चेंजेज में। अगर हमारी संस्था ने केवल शेयर इशू किए और कुछ नहीं किया तो कैश बढ़ा होगा, हमारा कैश तो आया होगा हमारे पास। तो जो करंट एसेट हमारे पास साल के शुरू में होगा, मान लो साल के शुरू में हमारे पास केवल 1 लाख का, या कोई और मान लेते, मान लो हमारे पास साल के शुरू में खाली 10,000 का कैश था और 1 लाख के शेयर इशू किए, तो 2020 में हमारे पास 1,10,000 का कैश हो गया होगा। इसका मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल, हमारा जो कैश बढ़ गया, और कोई आइटम नहीं हुआ। फिर से मैं ये कहूंगा, एक एग्जांपल खाली लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल 1 लाख से इंक्रीज हो गया। अब जरा ध्यान दें, ये व्यवहारिक बात भी है। अगर पूरे साल में हमने शेयर इशू किए 1 लाख के, तो हमारा जो फंड है, फंड में और कोई आइटम, केवल कैश है तो कैश ही रहेगा वर्किंग, ये इसमें फंड का आइटम, फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल, तो 1 लाख से इंक्रीज हुआ। अब यही 1 लाख रुपए हम कह रहे हैं कि शेयर इशू किए तो 1 लाख आया। अब आप देखें कि ये जो 1 लाख आया, उधर हमने लिखा था इंक्रीज हुआ वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिख क्यों रहा है, उसका कारण समझिए। एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज होने से, वर्किंग कैपिटल के डिक्रीज होने से फंड नहीं घट रहा है ना बढ़ रहा है, क्योंकि ये स्वयं में फंड है। वर्किंग कैपिटल को ही फंड कहा जाता है। तो ये केवल एक बैलेंसिंग फिगर होता है कि अगर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, केवल शेयर इशू हुए, तो इसका मतलब 1 लाख का फंड बढ़ा, तो नेचुरली ये बैलेंसिंग फिगर वहां से वर्किंग कैपिटल चेंजेस से आया और ये मैच हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा ये जो कैलकुलेशन है सारा का सारा सही है। क्यों? अब ये 1 लाख
इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम कहाँ से ले आते हैं, ये यहाँ से ले आते हैं। तो सेम ट्रांजेक्शन रखी थी और हमें पता चल गया। इवन अगर और आसान इसको करना चाहते हैं, मान लो हमारे पास साल के शुरू में करंट एसेट 0 थी, कुछ भी नहीं था, और 1 लाख के शेयर इशू किए, तो इसका मतलब 1 लाख लास्ट में रहा होगा हमारे पास। साल के शुरू में 0 था हमारे पास कैश, केवल इस साल खाली शेयर इशू हुए 1 लाख का, तो 1 लाख का इंक्रीज हुआ फंड हमारा। कैश, कैश मतलब फंड, कैश भी फंड का पार्ट होता है। हमने क्योंकि एक ही एग्जांपल लिया कि केवल कैश है हमारे पास इस साल और कुछ नहीं है, तो वही हमारा फंड है, वही हमारी वर्किंग कैपिटल है। तो इसको चेक करके देख लें। अब इसको मैं बताना क्या चाह रहा हूं, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखा होने से वो ये सोचते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है। ये एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं है, फंड मतलब वर्किंग कैपिटल, ये बैलेंसिंग फिगर है। एप्लीकेशन या यूजेज जो बाकी आइटम जो यहां तक के दिख रहे हैं, इससे ये वाले, ये इनसे, ये हमारे सोर्स ऑफ फंड है, और ये जो आइटम दिख रहे हैं यहां तक के, ये हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड है। ये केवल एक बैलेंसिंग फिगर होता है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है DSSSB में, डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल इज कनेक्टेड विद, वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज कनेक्टेड है किससे, तो इसका सही ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ फंड से, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन ऑफ फंड से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब लोग देखेंगे वो कंफ्यूज हो रहे थे कुछ लोग कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो सोर्सेज ऑफ फंड में आ रहा है, तो ये केवल बैलेंसिंग फिगर है। एप्लीकेशन ऑफ फंड, मान लो पूरे साल में आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए होते 50,000 के, तो वही 50,000 की वजह से आपका फंड डिक्रीज हो गया होगा। इसको और बेटर समझने के लिए फंड को हम पहले ही जान चुके हैं कि फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब यूज ऑफ फंड मतलब यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसलिए इसका सही जवाब एप्लीकेशन ऑफ फंड है।